हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है वो 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड से रहेगी। डिक्टेशन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। रेडी, स्टार्ट। महोदय, इस तरह पूरा पिरामिड बढ़ता जाएगा। यह विचार बड़ा स्पष्ट और सरल लगता है, परंतु जब इसे हमारे जैसे विशाल आकार, जनसंख्या और सामाजिक जटिलताओं वाले देश पर लागू किया जाता है तो इसे कार्यान्वित करना अत्यंत दुष्कर कार्य हो जाता है। अब चूंकि प्रगति और वृद्धि के लिए वातावरण अधिक अनुकूल बन गया है, इसलिए अब संसाधनों का प्रश्न सामने आता है। टेक्नोलॉजी, गुणवत्ता, उत्पादकता और प्रतियोगिता के प्रश्न सामने आते हैं। इन प्रश्नों पर विचार करते समय हमें विदेशी कारकों की समस्या पर भी ध्यान रखना पड़ता है। इस संदर्भ में विदेश से निवेश और टेक्नोलॉजी अपने देश में आती रहे, यह प्रश्न प्रासंगिक बन जाता है। बाजार में प्रवेश मिलने का प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के एक भाग के रूप में ही देखना चाहिए। हम एक अलग थलग द्वीप बनकर नहीं रह सकते। हमें तो स्वयं को विश्व की प्रणाली के एक भाग के रूप में ही देखना चाहिए। इसी के साथ द्वीप का भी अस्तित्व बने रहना चाहिए और राष्ट्रीय हितों को भुलाया नहीं जा सकता। जिसे विश्वव्यापीकरण कहा जाता है, वह विश्व का एक भाग बनने का प्रयास मात्र है। इसके बाद ही हम शेष विश्व से यह आशा कर सकेंगे कि वह हमें हमारी आवश्यकता की चीज़ें प्रदान करे। मुझे विश्वास है कि ऐसा करते समय विसम्मति की कोई आवाज़ नहीं होगी, किंतु हम विश्वव्यापीकरण महज उसी की खातिर नहीं कर रहे। यह तो विशिष्ट रूप से भारत के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, क्योंकि शून्य देकर केवल शून्य ही मिलता है। इसलिए हम अपना लक्ष्य तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम यह दिखा दें कि इससे देने वाले और लेने वाले दोनों का काम है। विश्व अर्थव्यवस्था आज अधिकांशतः बाजार की ताकतों के सहारे चल रही है और यदि हम इन बातों को अनदेखा कर देंगे तो इससे हमें भी भारी हानि उठानी पड़ेगी। अपने प्रयासों में हमने इस वास्तविकता को स्वीकार करने का प्रयास किया है। विश्वव्यापीकरण से हम अभिभूत नहीं हैं, परंतु हम अपनी ओर से यथार्थ को समझने की पूरी चेष्टा करते हैं। कुछ आलोचकों ने यह कहा है कि विदेशी निवेशकर्ता हमारी अर्थव्यवस्था पर छा जाएंगे। इस संबंध में मैं केवल यह कह सकता हूं कि अब तक यद्यपि हमारी नीतियों पर अच्छी प्रतिक्रिया हुई है और विदेशी निवेश आकर्षित हुआ है, परंतु यह हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए निर्यात,
अपर्याप्त है। आपको देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे ऊपर कल विदेशी निवेशकों के छा जाने का खतरा लग रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ उपस्थित आप लोगों में आत्मविश्वास की भावना बड़ी प्रबल है और यही इस प्रकार की आलोचनाओं का सही उत्तर है। मैं विदेशी निवेश के प्रस्तावों की दो विशेषताओं को दोहराना चाहूँगा ताकि हर व्यक्ति इस बारे में आश्वस्त हो जाए। बहनों व भाइयों, ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीणों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, कमज़ोर वर्गों और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का विकास एवं गरीबी उन्मूलन भारत की विकास योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य रहा है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ग्रामीण विकास हेतु जवाहर रोजगार योजना, 10 लाख कुओं के निर्माण की योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना, ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म के औजार किट की आपूर्ति, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन तथा ग्रामीण स्वच्छता आदि कार्यक्रमों का कार्यान्वयन तेजी से किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। हमारे ग्राम प्रधानों के लिए केंद्र सरकार ने हर गांव में टेलीफोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है ताकि उन्हें राज्य के मुख्यालय तथा केंद्र सरकार के मुख्यालयों से संपर्क करने में कोई कठिनाई न हो। यदि कहीं यह सुविधा उपलब्ध नहीं है तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ यह सुविधा उपलब्ध हो जाए। केंद्र सरकार ने संसद सदस्यों के माध्यम से सभी क्षेत्रों के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया मुहैया कराने का जो कार्यक्रम बनाया है उसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं और यह काम सभी पंचायतों के जरिए से ही होना है। हम तो चाहते हैं कि शासन का केंद्रीकरण न होकर विकेंद्रीकरण हो। सरकार की सत्ता सभी लोगों विशेषकर हमारी पंचायतों के हाथ में हो। हमारे प्रधानमंत्री जी गांव के उत्थान के लिए विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने अपने इस बजट में ग्राम विकास के लिए काफ़ी अधिक धनराशि रखी है। आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में कई योजनाओं की घोषणाएं की हैं जो आरंभ भी हो चुकी हैं, जिसमें से एक है वृद्धावस्था पेंशन। इसके तहत बुजुर्गों को 200 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। दूसरी योजना है जिस परिवार के एकमात्र कमाने वाले किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे एक बीमा योजना के तहत 5,000 रुपये तथा 10,000 रुपये जैसा भी मामला हो दिए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर
5,000 रुपये तथा दुर्घटना से हुई मृत्यु के मामले में 10,000 रुपये सरकार देती है। एक योजना हमने स्कूली बच्चों के लिए शुरू की है। हमने देखा है कि हमारे बच्चों का विकास पूर्णतया नहीं हो पाता है और बच्चों से ही हमारे देश का भविष्य है। जिस देश के बच्चे कमज़ोर और कुपोषित होंगे उस देश की तरक्की संभवतः नहीं हो पाती है। अतः हमने स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन देने की व्यवस्था की है। वैसे तो पंचायतों के माध्यम से हमने पहले से ही कई योजनाएं चलाई हुई हैं, जैसे कि महिला समृद्धि योजना, इंदिरा आवास योजना, मातृत्व लाभ योजना के दौरान 300 रुपये दिए जाते हैं। स्टॉप। स्टूडेंट्स, आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि हम हमारे चैनल पर स्टेनो का पूरा कोर्स करवा रहे हैं और रोज़ नई नई डिक्टेशन भी डालते हैं। और जो भी राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 2023 के अंदर जो भी पैटर्न रहा, जिस भी एग्ज़ाम का रहा, तो उसका हमने पूरा रिव्यू अपने चैनल पे दिया है। तो प्लीज़ अगर आप किसी भी हाई कोर्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो रिव्यू ज़रूर देखिए। थैंक यू।